कदरबाज साहब, आप तशरीफ लाए, इतनी जहमत की, लेकिन मैं किसी के खिलाफ किसी तरह की रिपोर्ट लिखवाना नहीं चाहता। फरहत बेटा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? अजीब लड़का है भाई, जब तुम पहचान रहे हो उस लड़के को जिसका नाम अख्तर है, तो आखिर बता क्यों नहीं देते तुम कैसे जानते हो उसको? और क्या अंकल, आप किस किस को पकड़वाएंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। और कदरबाज साहब, मेरा तो अपना ख्याल है कि ये सब कुछ किसी गलतफहमी की बिना पर हुआ है। बड़ी खतरनाक किस्म की गलतफहमी थी फरहत साहब। कदरबाज साहब, किसी के पास ऊंची हवेली है तो किसी के पास छप्पर तक नहीं है। घुटन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मुझे क्या पहुंचता है कि जहां सैकड़ों लोग बस के इंतजार में खड़े हों, वहां मैं 7-8 लाख की गाड़ी सड़कों पर दंदनाता फिरूं। बहुत खूब फरहत साहब, जीने की बातें करो। कितने नौजवान होंगे इस शहर में जो आपकी तरह सोचते हैं, मगर एक बात का ख्याल रहे, मारने वाले कोई गरीब आदमी नहीं थे, बड़ो नशीं थे। देखो भरत मियाँ, तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है, मगर एक बात याद रखो कि मुजरिमों की जानबूझकर पर्दापोशी करना माशरे में तबाही का बायस बन जाती है। आई एम सॉरी अंकल। माफी चाहता हूँ खजबाज साहब, मैंने आपको इस वक्त जहमत दी। कोई बात नहीं, दिस इज माय ड्यूटी। मैं भी आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ। थैंक यू कदरबाज साहब। अच्छा, तुम आराम करो, भाभी मिजाज से आएंगे। खुदा आइए खजबाज साहब, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा। मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूँ, बहुत सख्त शर्मिंदा किया है तुमने मुझे आज। अम्मी, थोड़ी सी शर्मिंदगी उठा लेने में जो फायदा है, वो उस नुकसान से 100 गुना बेहतर है जो रिपोर्ट लिखवाने से उठाना पड़ता। आज मेरी तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। और मैं भी पिछले 15 दिनों से फरहत ही को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा अपने बारे में ये फैसला है मिस आरफा अहमद कि सबको अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। फरहत, आप अकेले कार में निकलने का ख्याल छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। वाह फरहत, अब तो मैं भी डर गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फरहत से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आंटी, ये अपने सबसे बड़े दुश्मन तो खुद हैं। अच्छे भले अमेरिका में थे आप, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अरे अम्मी, वहाँ अमेरिका में यहाँ से ज्यादा खतरनाक वारदातें होती हैं। अच्छा बाबा, अच्छा, चलो तुम लोग बैठो, बातें करो। मैं बोजी को फोन कराऊं, लाहौर में तुम्हारे ताया चाचा सारे बहुत परेशान हैं। बैठो बैठो बैठो। आइए मिस आरफा अहमद, तशरीफ रखिए। रियली ये बहुत अच्छी है, कितना ख्याल रखती है सब लोगों का। हाँ, अप्पू की वफात के बाद मेरी माँ ने रेजा रेजा जिंदगी को चुन चुन कर जोड़ा है। वाकई बहुत अजीम औरत है, बहुत अच्छी। यस, शी इज अ ग्रेट वुमन। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये तुम्हारे आधे चेहरे पर खुली किताब की तरह 2 आंखें हैं, सब कुछ बता देती है। इन आंखों से तो मैं खुद भी बेजार होता है। वाइड एंगल लेंसेज, जो ना देखना चाहूँ वो भी दिखाई दे जाता है। ऐसी क्या परेशानी है आपका, मुझे तो बताओ। फरहत, तुम बड़ी फूफू के घर क्यों गए थे? तो ये किस्सा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अम्मी कहती हैं वहां जाओ तो आरफा की कोई बात ना करो, तुम कहती हो कि वहां क्यों गया था। आरफा, बचपन से मैं, तुम, आफ्ताब, रूही कितना साथ रहे, और फिर ये कि रूही ने मुझे खुद फोन करके बुलाया। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो नहीं जाऊंगा वहां, लेकिन आज मुझे तुम ये बता दो कि ये किस्सा क्या है। कुछ हो तो तुम्हें बताओ ना फरहत। ये तो हाथों पर खींची चल अनजानी लकीरें हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते मैं खुद भी थक गई। कहाँ जा रही हो? आरफा, आरफा प्लीज मेरी बात तो सुनो। बताए ना छोटी खाला आप अम्मा को, परसों कितनी बदतमीजी की है आरफा ने मेरे साथ। अरे और क्या आफ्ताब, 1000 बार इनको समझाया कि आरफा की जेल जोड़ने के किस्से पे लानत भेज दे, मानती ही नहीं। बस जी बस, तुम तो फौरन अपने मतलब पे आ जाती हो हमेशा की तरह से। अरे भाड़ में गया आरिफा का दहेज और चूल्हे में गया फूफी भतीजी का रिश्ता। मैं कहती हूँ उसकी जुर्रत कैसे हुई उसने मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की। दीदी मैं मान ही नहीं सकती हूँ।
जरूर इस घर में कोई है जो उसे मेरे और आफताब के खिलाफ भड़का रहा है। मैं नहीं भड़काती किसी को, और खबरदार जो इस झगड़े में तुमने मुझे घसीटा होगा, समझी? आफताब, देख लिया इस घर में तो बात करनी भी मुश्किल हो गई है तो नहीं? क्या आसमान पे से फरिश्ते आ रहे हैं भड़काने के लिए? अरे वो बालिश भर की छोकरी, उसकी इतनी लंबी जबान, उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे से कहे कि कमरे से निकल जाओ। अरे अपने आपे में रहा करो बड़ी, जब आती हो तौफीक मंजिल या तो अपने मतलब से आती हो या मुझ पे धाड़ती हुई आती हो। अरे ये बात तो मेरी हो रही है, आप दोनों क्यों झगड़ने बैठ गई? अरे बेटा, झगड़े की जड़ तो मेरी मुट्ठी में है। ये मेरी सगी बहन, ये मालकन बनी बैठी है तौफीक मंजिल में, और इसी घर में मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साजिशें परवान चल रही हैं। वाह छोटी वाह। देखो बड़ी, मैं कह रही हूँ मैं नहीं वर्गलाती आरफा को। क्यों? तुमने आरफा से ये नहीं कहा था कि ये बड़ी आए दिन मुझसे पैसे मंगवाती रहती हैं और तुम जरा अपने जेवर और सामान का हिसाब किताब रखना। वाह बीवी, किस महारत से मेरे खिलाफ आरिफा के दिल में तुम जहर भर रही हो। अरे वाह, मुझे भैया को हिसाब नहीं देना होता क्या? अरे मैं सब समझती हूँ तुम्हारे हिसाब किताब को, ये मत समझना तौफीक मंजिल से दूर रहती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। खुदा को नहीं देखा मगर अकल से पहचाना है। अरे वो बच्ची, वो जो बड़ी फुप्पी के बगैर निवाला न तोड़े, जिसे मैंने कलेजे से लगा के पाला हो, वो मेरे और मेरे आफताब के खिलाफ जाएगी। अरे तो जाओ ना, आरफा से खुद पूछ लो कौन कौन भड़काता है उसे। मेरा सर खाई जा रही है। नहीं, ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। मैं मामू जान के पास खुद जाता हूँ। अम्मा नहीं बेटा नहीं, उसके पास मत जाना, मेरे भाई को कुछ मत बताना। अरे उसका तो कलेजा फट जाएगा। इस हवा में भी ना रहना बड़ी। भैया अब वो भैया नहीं रहे जो पहले थे, उनको वर्गलाने वाले नए नए लोग पैदा हो गए हैं। इसी तौफीक मंजिल में आरफा रात दिन ऐसी जिल्लत करती है मेरी कि अगर तुम्हें बताऊं तो होश उड़ जाए तुम्हारे। मालूम है क्या कहती है? उसकी माँ को मारने में हम दोनों का हाथ है, अंजुम को तलाक दिलवाने में हमारा हाथ है। अम्मा बस मुझे जाने दो अब तुम। नहीं बेटा नहीं, देख ले बच्चे, इस घर में कैसी बगावत हो रही है हमारे खिलाफ। ठीक है, बस सही है, आज तौफीक मियां से मैं खुद फैसला करा के जाऊंगी। ये की है ना आपने बात 16 आने दुरुस्त। निकाह के 2 बोल हो जाएं बैरिस्टर साहब की बेटी से तो फिर मिजाज ठिकाने लगा के रख दूंगा। सच में जन्नू? बिल्कुल सच। देखा आपने उसको? ओह, अभी कितनी पागल हो, वो तो आप ही की बेटी है। अम्मी, नाम क्या है उसका? उसका नाम है आरफा। आरफा, मैं उरूसा, वो आरफा। पर आपने उसको पापा के पास क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि तुम्हारे पापा बिल्कुल अकेले रह जाते। अम्मी, क्यों छोड़ा आपने उसको? क्यों छोड़ा, बताए ना। अरे बता तो दिया। देखिए ना, मैं कितनी बोर होती हूँ। अगर मेरी कोई बहन मेरे साथ होती तो आप कितने भी दिनों के लिए बाहर चली जाती ना, तो मैं आराम से खुश खुश उसके साथ रहती। लाली माँ, मैं सदके बेबी, अस्पताल नहीं जाना, इलाज नहीं करवाना। कुछ नहीं हुआ बेगम साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाली माँ, मेरी एक बहन भी है, उसका नाम आरफा है। आपने आज बता दिया इसको बेगम साहब? हाँ लाली माँ, आज मैंने इसे बता दिया कि उसकी एक बहन भी है। मेरी बहन भी है, मेरी आपा भी है, फातिमा की आपा की तरह, मेरी सहेलियों की आपा की तरह मेरी भी आपा है। अम्मी, मुझे अपनी आपा से आज ही मिलना है। अम्मी प्लीज, आप ऐसे करें, मुझे मेरी आपा से मिलवा दें आज। आप पापा से बोलें, आप उनसे बात करें। मैं अपनी आरफा आपा से मिलना चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है।
30 बरस गुजर गए साहब आपकी खिदमत करते हुए। हमारे दिनों अब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपको कभी इस घर से कभी कुछ मिला ही नहीं हो। नहीं साहब, तौबा है मेरी तौबा, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब तक मुंशी साहब ऑफिस से तनख्वाह देते थे तो तनख्वाह वक्त पर मिल जाती थी। अच्छा ठीक है, मैं छोटी बीवी से बात करूंगा, आप जाए। गुल्लू तुम छोटी बीवी को मेरे पास भेजो और आज का अंग्रेजी का अखबार लेते आना। जी वो अखबार नहीं आया क्या? नहीं आया तो है, मगर वो आरफा बीवी के कमरे में है और अच्छा ठीक है तुम छोटी को मेरे पास भेजो। बेहतर भी। तौबा तौबा, किचन में तो आग बरस रही है, तप रहा है किचन तो तुमने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से बनवाया है, तो उसके बावजूद तुम जाके पुराने बावर्ची खाने में क्यों जाके अपने आप को खपाती हो? अरे भैया, वो नए किचन में ये नौकर चाकर बहुत गंद करते हैं और आज तो मैं खुद खाना पका रही हूँ। खुद खाना पका रही हो? मगर क्यों? कि तुम्हें खाना पकाने की जरूरत क्या है? गुल्लू जो मौजूद है। अरे भैया, आज आप घर में मौजूद हैं, ये मुमकिन है कि मैं आपके लिए नौकरों से खाना पकवाऊं? बैठ जाओ छोटी। वो हांडी चूल्हे पे रखी है भैया। हांडी गुल्लू देख लेगा, तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। तो छोटी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मगर अब नौकरों को भी तुमसे कुछ शिकायत है। अरे भैया, आप भी नौकरों की बातों में आ रहे हैं? अरे ये 4-4 दिन नौकरी करते हैं, बर्तन तोड़ते हैं और तनख्वाह इन्हें पूरी चाहिए, तनख्वाह नहीं कटवाएंगे। सब जानती हूँ, दीनू आया होगा आपके पास। छोटी, दफ्तर में अब उतना काम नहीं रहा जितना 15 साल पहले होता था, मगर दफ्तर आज भी खुलता है और दीनू बिला नाफा वहां जाके सफाई करता है। वो आज तक कभी गैर हाजिर नहीं हुआ। तो हाजिरी यहाँ मेरे पास लगवाए ना। अब मुझे इल्म गैब तो आता नहीं है कि मैं जान जाऊं कि आया हुआ है। घर में तो फटकता नहीं है सारा दिन। छोटी, ऐसा काम नहीं चल, बहुत सी रुसवाइयां बर्दाश्त करो। तुम क्या चाहती हो? इन नौकरों की नजरों में मुझे जलील करवाना चाहती हो तुम? तो कान खोल के सुन लो एक बात अच्छी तरह से, तुम्हें किसी मुलाजिम की तनख्वाह काटने का कोई हक नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट? ये आप मुझसे कह रहे हैं भैया? अपनी पाई जिसमें मैंने अपनी रातों की नींदें हराम की है और आप मुझसे ये कह रहे हैं? अच्छा बस करो ये रोना धोना, बहुत हो चुका है। रोना तो मैं बचाऊंगी। आखिर क्या समझ रखा है आपने मुझे? नौकरों के भी नौकरानी बना के रख दिया है। नहीं होता मुझसे आपके घर का हिसाब किताब, आप अपनी बेटी को जवान जान लड़की है, हिल के पानी तक नहीं पीती है। अंदर जाकर क्या करूंगी पापा? हाँ, अगर आप खेलते ही हैं तो कानों में रुई ठूस लेती हूँ मैं। ठूस लो कानों में रुई, इसको तो मेरी आवाज तक से नफरत है। कैसा मनोज दिन था जब अम्मा मुझे अकेला छोड़ के इस कोठी में खुद मर गई। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई पापा। ब्लैकमेलिंग की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे। आरफा, तुम अंदर जाओ। माथे पर शराफतों का शजरा नहीं लिखा होता पापा, इंसानों के रवैये साबित करते हैं कि वो शरीफ हैं या कुछ और। चल तुम अंदर जाओ ना। तमाशा तो ऐसा बनेगा तौफीक अहमद कि तुम्हारी कानूनी किताबों से इंसानी हुकूक के तमाम हर्फ मिट जाएंगे। तुम पनाह मांगोगे और तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। दादी जान, ये इस तरीके से मोटरसाइकिल अंदर लेके आते घर के अंदर है।
अगर दीवार में घुस जाती तो क्या होता? अरे छोड़े ना दादी अम्मा, मुबारकबाद तो दे मुझे मोटरसाइकिल की। आपने तो ईमान से आते ही डांटना शुरू कर दिया मुझको। अरे बेटा, मेरा बस चली ना तो ना मैं किसी को डांटू ना मैं कुछ कहूँ, बस तुम लोगों को अल्लाह के हवाले करके मैं कहीं चली जाऊँ। अच्छा ये तो बता, ये मोटरसाइकिल आई कहाँ से जिसे तू सुरेश राफेल की चिंगार की तरह चला रहा है? अरे दादी अपनी है अपनी, अभी लाया हूँ शोरूम से, पूरे 35,000 रुपए की है ये मोटरसाइकिल। क्या 35,000 रुपए? अरे इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से, किसने दिए तुझे? दादी ईमान से हीरा लड़की है हीरा। दादी पहले मैं समझता था कि शरीफ और नेक बीबियां तो सिर्फ आप जैसे गरीब गुरबा में होती है, मगर आरफा को देख के अंदाजा हुआ है कि सही की शरीफ दादियां तो इन कोठियों में भी रहती हैं। ये वही लड़की तो नहीं जो तुम्हें बस स्टॉप पर रोज छोड़ के जाती थी? जी 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 बिल्कुल वही दादी। पता है क्या हुआ, आज जब मुझसे मिली ना तो उसने चुपके से मेरी नोटबुक में एक लिफाफा रख दिया और कहने लगी कि आज बस में जाओ और खत खोल के पढ़ लेना। अच्छा दादी, उसमें से एक खत निकला, उसमें लिखा था कि कोई सवाल जवाब मत करना और मोटरसाइकिल खरीद लो, और पूरे 35,000 रुपए उसमें रखे हुए थे दादी। अरे बेटा, उसने तो तुम्हारे साथ नीति कर दी, लेकिन तुमसे तकल्लुफन इतना भी नहीं हुआ कि ये कह सकते कि तुम बस में भी सवारी कर सकते हो। दादी छोड़े ना, कौन पैसे वापस करता है आजकल के दौर में, और उसके पास क्या पैसे की कोई कमी है? यार हमारी गैरतों और शरारतों को क्या हो गया है? अरे ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल किसकी है मुनीर की? अरे छोड़े अम्मा, दादी ने तो मेरा दिल ही खराब कर दिया। ये दादी तो हमने पाली ही दिल खराब करने के लिए। जुबान संभाल के बात करो। क्या कहा था इन्होंने, बताओ मुझे। जाने देना अम्मा, जाने दें, और दादी शायद ठीक ही कह रही थी। क्या शायद बक रहा है? बताता क्यों नहीं मुझे कि क्या बकवास हो रही थी यहाँ पे? अरे नसीहत तो मुझे भी कर चुकी है कि बड़े बड़े लोगों की दोस्ती से रोको मुनीर को। जाने दे अम्मा, मत बढ़ाएं झगड़ा। बताता है ये लगाऊं दो हाथ। मुझे मौला उठा ले तो मुझे। जवान बेटे से गुफ्तगू की अंदाज और शौहर पैर की जूती है ना, तुम्हारा बेटा मेरे पैर की जूती। अरे ये तो मेरी शराफत है जो मैं निभा रही हूँ। 2 दिन को अपने अब्बा के घर जाके बैठ जाती ना तो ढूंढता फिरता सारे जमाने में बेटा तुम्हारा। माफ कर दे शगुफ्ता, माफ कर दे। खिलाफ के थपेड़े सहते सहते आधी सदी बीत गई और मेहरुन्निसा लौटने की कोशिश दीवार के साथ चलती हुई वैसे ही खड़ी, जैसे अम्मा हमारी से जुदा होते हुए दीवारों को चुनट के गए। अरे तुम्हारे माजी का मुंह काला और हाथ पैर नीले। हवेली और रिवायतों की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। एक लड़की अम्मा बातें सुनो तो वाजिद अली शाह की। बताना होगा मुनीर, क्या कहता है इन्होंने? अरे क्या मुसीबत कर दी आपने। आरफा ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मुझे पैसे दिए थे और दादी कह रही थी कि अगर मुझ में गैरत होती तो मैं उससे पैसे वापस लौटा देता। तो गैरत का सबक पढ़ा रही थी दादी हुजूर हवेली वाली। अरे जेब में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। अरे काहे की गैरत और कैसी शर्म। पैसा तो जहां से भी मिलेगा हम तो लेंगे। और गए वो दिन जब हराम का पैसा लेके लोग शर्माते थे। अरे मेरे मुनीर की बड़े बड़े लोगों से दोस्ती क्या हुई, ये दुनिया जल जल के मरी जा रही है। खास रहमत है मेरे मौला। गरीब और बेवतन होना था मेरी आरज़ू और तेरी चाहत थी, लेकिन ये कैसी क़यामत है मेरे मौला। इन गरीब जहनों से तू मुझे कैसे छुटकारा दिलवाएगा, कैसे छुटकारा दिलवाएगा अपनी इस गुनाहगार बंदी को मेरे मौला। रहम कर दे। हेलो कितना? जी सर जी। भाई वो चेयरमैन साहब के नाम की प्लेट बनी है नहीं? सर जी बन गई है, मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। भाई इसका अच्छा खासा नाम शाकिर था, तुमने फितना बना दी। बात छोटी छोटी बातों में क्यों लग जाते हैं? आपको खबर नहीं है, बड़ी तेज चीज है। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, फितना हाजिर है आपकी खिदमत के लिए। ये देखिए कैसी खूबसूरत तख्ती बनवाई है आपकी टेबल के लिए हमारे सरकार ने। ठीक है रख दो।
कितना इधर ऑफिस में रहना है, सारे लोगों की निगरानी करनी है और रिपोर्ट देनी है मुझे। जी मैं सवेरे ही से आके मिनट मिनट के रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप तो फिक्र ही ना करें। ठीक है जाओ। ये तुमने इस छोकरे को ऑफिस के मोतबर लोगों की निगरानी के लिए रखा है? मोतबर? ये आप अपने स्टाफ वालों को मोतबर समझते हैं? ज़ोहर की नमाज सिर्फ 20 मिनट में पढ़ी जाती है, ये पूरे 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। और वो आपके दोस्त, वो आपके यारे गार मिस्टर औसाफ, वो तुम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह बर्बाद कर देने के चैंपियन है। औसाफ, जमील एहसन, ये मेरे मुसीबत के दिनों के साथी हैं। तुम जलील करोगे मुझे मेरे मोहसिनों के सामने? अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे अब्बा तो ये कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना मैंने तो कुछ नहीं, बस मुझे अपना ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तुम मुझसे कह रहे हो? मैं आपके पालतू नहीं पाल सकता। कल के बैठी ठेकेदार आज मुल्क कौम के रहनुमा बने हुए। क्या किया आपने, क्या किया है आप लोगों ने? वही पैमाइशी टेप गले में, वही सरकारी दफ्तरों के छोटे छोटे अफसरों और क्लर्कों की खुशामदीद। क्यों गए थे आप उस तनवीर नाजिम के पास? मैं डीजी, मेंबर्स और डीएलएम के लेवल पे कारोबार करता हूं और आप उन्हीं के छोटे छोटे अफसरों और क्लर्कों की खुशामदीद करते हैं। शर्मिंदा करते हैं अब आप मुझे, शर्मिंदा करते हैं। लगता है मुझे अपना ऑफिस सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना चलती रहेगी ये चकचक। तंग करके रख दिया इसने, कहीं मुंह दिखाने। इस लाड प्यार ने बिल्कुल निकम्मा कर दिया है। क्या बात है भाई, ये ऑफिस से चीख पे चिल्लाते चले आ रहे हो, क्या मतलब है? मतलब यह है कि ना मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ ना तुम्हारे बेटे को। मैं अपनी बेटी को लेकर अलग हो रहा हूँ। भाई वाह, क्या कहने, इस बुढ़ापे में बड़े अच्छे लगोगे बीवी और बेटे को अलग करते हुए। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है तुम्हारे इस औलाद नरीना ने। औलाद नरीना, ये भी तुमने अच्छी कही। ए मियां, इसी औलाद ने तुम्हें ठेकेदार से कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन बना दिया है। आज आधा शहर तुम्हें ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन कहता है और तुम यही नाम दे रहे हो बेटे को। मेहनत करता था सुबह से शाम तक, पुरानी मोटरसाइकिल उठाए साइटों पे मारा मारा फिरता था, लोग इज्जत करते थे। 2 पैसे का मकरूज नहीं था किसी का, आज लाखों रुपए का मकरूज हूं। ये किया है तुम्हारे आफ्ताब ने, रिश्वतें दे दे के मकरूज किया है मुझको। रिश्वतें दे के कर्जा माफ करा लो, होता है ऐसा? बस अब कुछ नहीं हो सकता। जहां बेगैरती और बेहिसी इस मंजिल को पहुंच जाए वहां मुझ जैसा आदमी सर झुकाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। डरो उस वक्त से नईमा बेगम जब आफ्ताब तुम्हें भी मेरी तरह जलील करेगा। अभी छोड़ो, हमें कोई दलील वलील नहीं कर सकता है खामखा के लिए। अच्छा बैठो तो सही, बैठो ना। सुनो, देखो तुम मेरी एक बात मानो, तुम ऐसा करो कि किसी वक्त तौफीक मियां के पास जाओ और उनसे रुखसती की बात कर लो। तौफीक मियां से मैं इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकता कि आफ्ताब ने बीकॉम कर लिया। अरे मेरा मुकद्दर, अरे आफ्ताब के अब्बा, अजी तुम कौन सी दुनिया की मखलूक हो? भाई तुमसे कभी तौफीक मियां ने ये पूछा है कि आफ्ताब के पास कौन सी डिग्री है? बोलो। वो बेटी मांगेंगे तो पूछेंगे। तुम अपनी बेटी का रिश्ता करने चलोगी तो लड़के की तालीम का नहीं पूछोगी? अजी तालीम वालीम का पूछती है मेरी जूती। मैं तो कार बंगला रोकड़ा। भाई आजकल के रईसों के बेटे कैम्ब्रिज से आगे चलते कब हैं? जरा सा अंग्रेजी लिखना पढ़ना आई नहीं, असर रसूख की दीवारें फांदी और चमकती कार के हीरो बन गए। मेरी अकल पे पत्थर पड़े हैं जो मैं डिग्री वाला ढूंढूंगी। हाँ नहीं तो, अरे डिग्री वालों को तो गरीबों को सच्ची नौकरी तक की नहीं मिलती है। अच्छा सुनो,
फिर तुम कब जा रहे हो तौफीक मियां के पास? ठीक है, इस झूठ के लिए मैं तुम्हें ही आगे कर दूंगा बात करने के लिए। हाँ, मैं चलूंगी अजी, मैं चलूंगी, खुशी के साथ चलूंगी, मिठाई के टोकरे लेके चलूंगी। प्लीज कितने पैसे होंगे कि मैं अपनी छोटी बेटी के लिए एक मकान खरीद सकूं? सर अभी मकान बेटी के नाम कर दें और कैश शादी के वक्त दे दीजिएगा। और सर कभी हिसाब रखा है आपने? हिसाब तो नहीं रखा मुझे, तुम सही कह रहे हो, मगर एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 50-60 लाख तो होना चाहिए। जी सर, मैं तो 17 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तकरीबन इतनी ही रकम छोटी बेगम के पास होनी चाहिए। और सर अगर आप कहें तो मैं इनकम रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ। तुम जरूर चेक कर लूँगा, मुझे इत्मीनान है। छोटी पाई जोड़ती है, 1000 रुपये मांगता हूँ, 500 रुपये देती है। सर वो चेयरमैन साहब आए हैं। कौन चेयरमैन? यहाँ पे तूने परेशान क्यों है? वो बड़ी बेगम और उनके वो। अनवर भाई तो ठीक है, नहीं ना बाबा, आप उन्हें घर पे जाके बिठाइए ना। है वालेकुम सलाम भाई, बढ़िया आप मैं मतलब आप लोग घर चलिए ना, मैं भी हाजिर हूँ। नहीं मियां नहीं, आज तो यही तुम्हारे दफ्तर में बात होगी। अब वो अच्छा मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। राइट, थैंक यू। खैरियत है ना पापा? हाँ मियां, बिल्कुल खैरियत है, सब खैरियत है। बैठने को नहीं कहोगे? मैं मतलब घर में चल के बैठ के बात करता चले चले बैठे। वो घर में बैठ के बात होती तो बेहतर था। मियां एक बात कहूँ तुमसे, जिंदगी भर वो किया है जो तुमने कहा है, और आज तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। तो सही है। मैं इधर ले आओ खादिम। इधर लाओ, ये रखो। ये क्या है? बस ये मगर ये तो संभाल के। हाँ। घर में पहुंचवा दी जाती चीजें यहाँ है। भाई घरेलू मामला जो है वो घर में ही बैठ के डिस्कस करने चाहिए। अब बता, यहाँ मेरा स्टाफ वगैरह होता है। तौफीक मियां भैया, हमें तो तुम्हारी दीवार पे भी एतबार नहीं। आज तो हम आरिफा की शादी की तारीख यहीं से तय करके जाएंगे। जी हाँ, कमाल करती बढ़िया बा। शादी जो है ये कोई गुड़िया गुड्डों का खेल तो नहीं है, और आप जानती है अच्छी तरह से कि आरिफा के आजकल इम्तिहान हो रहे हैं, उसमें मसरूफ है। हाँ मियां, मैं सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी के बाद 4 बच्चों की माएँ होके भी पढ़ाई रखती हैं, पढ़ती रहती हैं। तुम शादी के बाद आरिफा को PhD करा देना घर में बिठा के। आज तो मैं तारीख लेकर ही जाऊंगी शादी। अच्छा तुम एक बात सुनो, इधर बैठो, मेरी बात तो सुनो। मैं यही चाह रहा था कि आप वहां बैठ के बात करते। नहीं तो बैठो तो सही, मेरी बात सुनो। अरे 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 आपा यार क्या कर रही है आप छोड़िए ना। आप अनवर भाई से कहीं क्या कर रही है? नीचे बैठ गए आप, छोड़े मेरा पैर, छोड़े ना पड़े आपा। नहीं क्या कर रही है? छोड़े मेरा पैर। नहीं भैया, आज मैं ये पाँव नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी का हर सुख तुमने मुझे दिया, बाबा मरे तो पहचाना भाई तुम जैसा होता है। अरे मैं तो ब्याह के क्वार्टर में गई थी, तुमने मुझे कोठी दिलवाई। इनकी ठेकेदारी नहीं चलती थी, मेरे बच्चों का पेट तुम भरते थे मेरे भाई, तुम। मैं रिक्शाओं में बसों में मारी फिरती थी, मुझे मोटर किसने दिलवाई? मेरा भाई, तूने मुझे मोटर नशीद बनाया, तूने मेरा भाई। मैं ये पाँव आज नहीं छोड़ूंगी। कैसी बातें करती हैं आप मेरी बहन? अच्छा आपको मेरे सर के कसम, छोड़े मेरा पैर, छोड़िए प्लीज। मेरे कंधों पर तो आपका, अनवर भाई के एहसानात का बोझ है। ये क्या कर रही हैं आप? अगर आप इस तरह से मेरा पैर पकड़ के बैठी नहीं तो मैं बात भी नहीं कर सकूंगा। छोड़िए ना मेरा पैर प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। छोड़िए। अगर तुमने 15 दिन के अंदर आरिफा की शादी ना की तो पता है मैं
ये जहर की पुड़िया से बतलाई है। टॉफी मियां, मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे खाकर यही अपनी जिंदगी का किस्सा तमाम कर दूंगी। मैं सच कह रही हूँ। क्या हो गया बड़ी आपा, छोड़िए आप। नहीं। अरे आपसे किसने कहा कि मैंने इनकार किया है? चले उठे, चले उठे। नहीं उठूंगी। अरे नहीं उठूंगी। बड़ी आपा, खुदा की नहीं बात उठूंगी। प्लीज। नहीं उठूंगी। या तो मैं यहाँ से मुंह मीठा करा के उठूंगी, नहीं तो तुम्हें अपनी बहन की लाश उठानी पड़ेगी इस फर्श पे से। प्लीज खुदा की, चुप हो जाइए। नहीं उठूंगी यहाँ से। प्लीज आप समझने की कोशिश करें, मैं भी वही चाहता हूँ जो आप कह रही हैं। लेकिन एक बात है ना कि जब औलाद पढ़ लिख जाती है तो उसकी भी अपनी कोई सोच होती है। अनवर भाई, आप ही को समझाइए, कुछ कहिए ना बड़ी आपसे। मैं तो एक ही बात कहूंगा तौफीक, बीज जो बोए गए हैं उन्हीं की फसल काटी है। तुमने अपने बाप की शराफतों का भरम रखने के लिए इन बहनों की जहालतों पर पर्दा डाला, और मैंने तुम्हारी शराफत का भरम रखने के लिए जिंदगी भर जहर पिया। सांप तो इन आस्तीनों में है, मैं अपने दुश्मन बाहर क्यों तलाश कर रही हूँ? चुप रहो नईमा। तौफीक ने आरफा तो मेरे घराना, मेरे खुलूस और मोहब्बत का सिला होगा। आरफा जैसी जिहोश और ताकतवर लड़की की मेरे घर को जरूरत है, और ये काम बहुत जल्द होना चाहिए, वरना दौलत आफ्ताब को मुझसे और नईमा से बहुत दूर ले जाएगी। तौफीक कुछ नहीं हुआ बेगम साहब, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? रसोलियां भरी हुई है, जाल जंजाल भरा हुआ है, ऑपरेशन बहुत जरूरी था। मेरे को माफी दो बेगम साहब, मैं भले ऐसे ही मर जाऊं, ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगी। ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें मर जाने दूं? कमाल कर दिया तुमने। वार्ड से तुम निकली कैसे? नरस से झूठ बोल के निकली थी बेगम साहब कि घर से कोई मिलने को आया है, थोड़ी बात करनी है। औरत को कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगी। तुम आ गए? सर मैं तो सुबह 6 बजे ही ड्यूटी पर आ जाता हूँ। मंजुम के घर आते जाते रहे, डरने की बात नहीं। अगर तुम मुझे जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी वफादारी सब क्या है, बताओ, जवाब दो। मैं भी बेटियों का बाप हूँ सर। बेबी यहाँ से जब गई थी तो बहुत छोटी थी, और बेगम साहब आज थी। मैं समझता हूँ खातून से मैं तुमने मेरी बेटी की खबर दी अंजुम का घर देखा तुमने? सच बताता हूँ सर, तीसरे मकान तक तो जाता आता रहा हूँ। कितनी बड़ी हो गई? ये भी यही कोई 7-8 बरस की थी सर। देखा था उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। सर अगर आप हुक्म करें तो पता करूँ? हाँ, पता करना होगा। बता सर। अच्छा सुनो, तो दफ्तर में वही अगर हैं तो उनको मेरे पास भेज दो। बहुत अच्छा। अम्मी आप क्यों जा रही हैं हैदराबाद? सलीमा इतनी बीमार है। अम्मी को जाने दो बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटे मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी जब लालिमा का सांस रुकता है ना तो मुझे डर लगता है। खुदा ना करे बेटा, कोई सांस वास नहीं रुकता है।
मैंने खाला जी को कह दिया है, वो आ जाएंगी। डॉक्टर भी अभी आते होंगे। डॉक्टर का नंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ है, तुम डॉक्टर नसीर को फोन कर लेना। है लिखा हुआ, पर आप जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आए। बेटा बस उतनी ही देर लगाऊंगी जितनी देर में वापसी का प्लेन मिलेगा। आसिफ साहब, आपको बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। जब आप इस तरह की बात करती हैं अंजुम, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और सोचता हूँ शायद बोझ बन जाऊँ। आसिफ अंकल, आप ऐसी बातें मत किया करें। अगर अम्मी नहीं आती ना एक दिन, तो मुझे जरा सी परेशानी होती है। जिस दिन आप नहीं आते ना, उस दिन तो बस पता नहीं। डू यू लाइक मी बेटे? आई लव यू अंकल। थैंक यू सो मच बेटे। मेरी बेटी ने तो मुझे इतना प्यार दे दिया, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। मैं तो अंकल आपको इतना सारा प्यार दे सकती हूँ, पर अम्मी की वजह से चुप हो जाती है, वरना तो मैं आपको अपने घर में रख लूँ। गुल्लू भैया, गुल्लू भैया, गुल्लू भैया। आराम से छोटी बेगम, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरी भी जान निकल गई है गुल्लू भैया। भैया हिसाब किताब कर रहे हैं। हिसाब तो देना होगा छोटी बेगम। अरे सितम तो देखो कि बिछड़ी हुई बेटी का हिस्सा लगा रहे हैं, और मुझे पूछा भी नहीं। मेरा कहीं नाम कहीं जिक्र नहीं आया है गुल्लू भैया। अरे छोटी बेगम, जिक्र नहीं आया तो क्या हुआ? तुम तो साहब की जान के साथ लगी हुई हो। बेटियों को तो हिस्सा देके अलग कर देंगे, तुम तो साथ साथ रहोगी। अरे खाली खुली चाकरी करवाएंगे मुझसे, खाली खुली चाकरी गुल्लू भैया। छोटी बेगम, ईमानदारी से बताओ, किस बात की कमी है तुम्हारे पास? साहब ने तुम्हारे नाम 400 गज का सही, 15 लाख रुपए मालियत का मकान दे रखा है। तुम्हारे नाम बैंक अकाउंट अलग है, और 10-15 लाख रुपए तो घर में भी होंगे। छोटी बेगम, तुम तो साथ रहोगी साहब के, वो खर्चा पानी अलग है। अगर एक कौड़ी भी दे जाओ ना, तो गुल्लू भैया छोटी थाली में मुझे खाना खिलाना, समझे? कैसे करोगी छोटी बेगम? साहब की सारी जमा पूंजी तो तुम्हारे पास है। गुल्लू भैया, क्या हूं मैं? बड़ी चीज। बड़ी चीज हूं मैं, बड़ी चीज हूं गुल्लू भैया मैं। देखो, मैं मैनेजर को भी फोन कर दूंगी। ये चेक मैं काट रही हूँ, तुम ऐसा करना कि 10 लाख रुपए जो घर के खर्चे वाला अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करवा देना मेरे अकाउंट से, समझे? छोटी बेगम, जब निकलवाने हैं तो 30-35 लाख जो कुछ भी है सारे निकलवा लो। गुल्लू! छोटी बेगम, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो, जितना सुनो उस पे अमल करो, समझे? हाँ, आखिर 30-35 बरस से भैया हमको संभाल रहे हैं, उनका भी हक बनता है, उनका ख्याल हम ही को करना है। छोटी बेगम, छोटी बेगम, कोई ऐसी हरकत ना करना छोटी बेगम, जिसके गुनाहों का बोझ मुझ जैसा गरीब आदमी ना उठा सके। बड़ी खिदमत की है तुम्हारी छोटी बेगम। हमने भी बड़ा खुश रखा है गुल्लू तुम्हें। 1000 रुपए महीना तनख्वाह के अलावा देती रही हूँ तुम्हें। हमारा भी नमक खाया है तुमने। और अगर भैया को मालिक समझ के नमक हलाली का हक अदा करना चाहते हो, तो एक बात याद रखो, सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दूंगी मैं, समझे? और ये भी तुम जानते हो कि भैया मेरी ही बात मानते हैं। नहीं छोटी बेगम, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा ना करना छोटी बेगम। मैं तो अपने साथ इज्जत की खातिर आपके इशारों पे नाचता रहा। मुझे क्या पता था आप उस जैसे छोटे आदमी को इतने मजबूत जाल में पाल लेंगे। क्या पता था गुल्लू को?
गुल्लू भैया कहाँ का यार, कैसा यार। सबसे मजबूत काम तो उसने की है। बड़ी की शादी अम्मा ने करी, घर बस गया। मैंने दो शादियां करी। मैंने किसी चिड़िया का किसी को ख्याल नहीं आया। बेटी बड़ी हुई तो खड़े खड़े बाप ने कार दिलवा ली उनको। अरे गुल्लू भैया सारी उम्र किस्मत मैंने की, मैंने हर बात मानी। मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे? तपती हो तुम अंदर ही अंदर छोटी बेगम। तुम्हारे अंदर की आग इस घर को जला के राख कर देगी छोटी बेगम। हाँ हाँ गुल्लू भैया, शरीफ घरानों की चार दीवारी में होने वाली ये जंग ऐसी ही होती है। न जलने वाले को पता होता है, न जलाने वाले को पता होता है। ठीक है गुल्लू भैया, कोई हमें जलील समझ के अपने पैरों तले रगड़ेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम भी बता देंगे बैरिस्टर साहब को, करके देखे वो तकसीम अपनी दोनों बेटियों में जायदाद। गुल्लू भैया हम भी बता देंगे उन्हें, बता देंगे हम भी उन्हें। अल्लाह रहम करे छोटी बेगम तुम पर। मैं तो तुम्हारी महरूमियों को मासूम समझ के तुमको तरस खाता रहा छोटी बेगम, तरस खाता रहा, तरस खाता रहा। मेरी महरूमियां और उनकी मासूमियत दोनों अपनी जगह कायम है। बेटा बेटे सब्र करो बेटा, ठीक हो जाएंगी तुम्हारी माँ, लाली माँ ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो, अभी ठीक हो जाएंगी। वो एक पत्ता था ना, वो याद ही नहीं आ रहा, वो अगर मिल जाता ना इनकी सांस ठीक हो जाती। क्या नाम था? पत्ता। अरे नहीं भाई पुदीने का नहीं, वो क्या कमाते तो दिमागी जवाब दे दिया। वो जो खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो तुलसी का पत्ता। हाँ हाँ अच्छा, मैं बुलाती हूँ चौकीदार से मंगवाती हूँ। चौकीदार जी दीदी जी, इधर आ। जी जी। चौकीदार वो जो बड़ी सड़क के किनारे सफेद सा मकान है ना, बंगला बड़ा वाला, वो कुत्तों वाला कोठी। वो कुत्तों तो वाला मुझे नहीं पता, वो जिससे बड़े बड़े खतून है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से तुलसी का पत्ता मांग के ले आओ। उधर हम सड़क पे नहीं जाता कुत्ते का डर से, आप हमको अंदर भेजते। अच्छा बाबा ना जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तन्नो 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 बेटा, वो तो नहीं जा रहा, तुम जाओ जल्दी से तुलसी के पत्ते लेके आओ। शाबाश। मैं नहीं जाऊंगी। खाला जी मैं लेके आती हूँ। बेटा वो कहीं वो तुम्हारी माँ तो नाराज नहीं होंगी ना कि बाहर भेज दिया तुम्हें? उनको क्या फिक्र है खाला जी, वो तो हम सबको छोड़ के वैसे ही चली गई हैं। उनको तो पता था कि मेरी लाली माँ की तबीयत खराब है। तन्नो तुम यहाँ से हिलोगी नहीं हिलूंगी बाजी। और खाला जी आप लाली माँ का ख्याल रखेंगी ना? मेरा बच्चा, मैं ख्याल रखूंगी। मैं जल्दी से लेके आती हूँ। शाबाश, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। खाला जी ये तुलसी का पत्ता होता कैसा? अरे बेटा तुम माली से कहना, वो तुम्हें खुद ही दे देगा तुलसी का पत्ता। जल्दी से जाओ, देर ना करो। अच्छा ठीक है, आप ख्याल रखें, मैं भी आती हूँ। तन्नू सारा दिन तू सड़क पे इधर उधर मारी मारी घूमती रहती है। अगर इस वक्त तो तुलसी के पत्ते लेने चली जाती ना, तो उरुसा को तो बाहर ना जाना पड़ता ना। खाला जी मैंने जानबूझ के उरुसा बाजी को बाहर भेजा है। किस लिए? लाली माँ लमिया के पास जाने वाली है ना, अगर वो यहाँ होती तो क्या हालत होती उनकी। सत्य जाओ मेरी बच्ची, तू तो 100 बड़ों की एक बड़ी है। इस लंबी उम्र में तूने कितने दुख सहे हैं। कितने क्या खाला जी, मुझे तो दुख ही दुख नसीब हुए हैं। अगर कोई सुख नसीब हुआ है तो वो इस घर में आके। मेरे मौला तू इस औरत पे रहम कर दे मेरे मौला, इसने तो अंजुम का सारा बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ है। बहुत बिजली है।